हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास सेवन्थ का आपका हिस्ट्री चल रहा है। तो क्लास सेवन्थ का आपका हिस्ट्री का आज लेसन नंबर 8 है और इसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो देखिए, आपका 1 to 7 लेसन कंप्लीट हो चुका है, यानी चैप्टर 1 to 7 कंप्लीट करवा दिया गया है। ये आज आपका 8 लेसन है, यानी 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये क्लास सेवन्थ का एनसीईआरटी बेस है, यानी हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, पढ़ते हैं इसे। तो अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, यानी आपको यहाँ पे एक मानचित्र 2 दिखाए गए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो अगर इनको आप ध्यान से देखेंगे कि तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदल गई। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें अब देखिए, इस मानचित्र में दिखाया गया है। ये जो आपका मानचित्र है, इसमें आपको दिखाया गया है कि ये कैसे, ये जो मुगल राज्य की बाहरी सीमा, यानी मुगल राज्य की बाहरी सीमा 1700 में कैसी थी। तो देखिए यहाँ पे है, ये जो जो आपको डॉट डॉट दिखाया गया, ये मुगल राज्य की बाहरी सीमा थी। उसके बाद है आपका इस वाले मानचित्र में आपको दिखाया गया कि ब्रिटिश राज्य का शासन कहाँ कहाँ था। तो ब्रिटिश राज्य का शासन एक यहाँ था और एक यहाँ था, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत कम हो गई। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, यानी आप जो देखेंगे कि अपने अध्याय 4 में पढ़ा होगा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस तरह पहुंचा था, और फिर 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े हो गए थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 में लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तियाँ वर्गों को वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इसमें मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी होती आई। उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए जाते थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते थे। अतीत में भी विरोधी समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों तथा अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इस बदलाव को रोक ना सके। उसके बाद है आपका भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया था। तो बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उनमें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमाशे एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। जैसा कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता था, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता था। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था तथा प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता था, लेकिन उनके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे? उनसे कैसे आशा की जा सकती थी? वे अपने सैनिकों की जो लड़ाई के समय अपने आगे आगे चलते थे और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से देंगे?
उसके बाद इन आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई थी। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, यानी नादिर शाह जो था उसका दिल्ली पर आक्रमण हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रक्षेपों से मिलता है। उनमें से एक ने मुगल कोष में जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस प्रकार है: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। इनमें से कुछ इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। दिल्ली एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब वह दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी तक नहीं मिलता है। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए। नए शहर यानी शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने जब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया ही तबाह कर डाला। उसके बाद साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों के पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे: ईरानी और तुरानी, यानी तुर्क मूल के लोग। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह यानी फर्रुखसियर यानी 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई, और अन्य बादशाह अहमद शाह यानी 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। उसके बाद राजपूत। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवसाय में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपने वतन यानी जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर को फंसा दिया था। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उन्हें 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे बढ़ने से रुक गया था। उसके बाद देखिए जयपुर के राजा जयसिंह। तो 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए वो मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपत्ति थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नम्रता के तट तक फैला हुआ था। उसके बाद है आपका आज़ादी हासिल करना। तो आज़ादी हासिल करना में सबसे पहले कौन आते हैं? सिख। आपने अध्याय 6 में पढ़ा होगा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया था। उसमें पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उनके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा के मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की व्यवस्था की स्थापना की। यानी 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। उन्हें 1716 में ही मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मलसों में
में संगठित किया। इन जत्थों और मलसों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरुमता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये आपको फोटो दिखाया गया, यानी किसका फोटो है ये आपका, तो ये है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की। उसके बाद है आपका गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और राज करेगा। खालसा अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहित की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गड़वाकर सार्वभौम शासन की घोषणा की और महत्वपूर्ण था कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भागों में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों से फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद है मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी यानी 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देवमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्यों में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशावरों की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन विकसित किया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेते, उनके पास से चुपचाप निकल शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ करते थे जहां रसद पाने और कुमुद आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने शने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिली और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और देशमुखी का कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर से राजस्थान और पंजाब, पूर्व से बंगाल और उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य से सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम दी जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार ने उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था और व्यापार को पुनर्जीवित किया जाता था। इससे सिंगड़िया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिला। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र को मराठों की राजधानी पुणे में एक नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब अपने वाणिज्य के भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया था। उसके बाद है आपका जाट। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं व 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता से दृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के प्रशासन पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके
प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उनके 20,000 तथा अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बना हुआ था, वह दिक में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, द्वीप की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। उसके बाद ये आपका फ़ोटो दिखाया गया है। तो 28वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन है कि बांग्ला गुंबद पर गौर करें, यानी जो बांग्ला गुंबद है यहाँ पे उस पर आपको गौर करना है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका 7th क्लास का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। 7th क्लास का हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गया है आपका, और कल से आपका 8th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।